हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 17 है और इस लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसी में हम लोग हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी लॉ से 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना व्यक्त होती है, इसलिए हम लोग हेनरी लॉ को बारीकी से पढ़ेंगे। ऐसे अब जो टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, करीब करीब सारे टॉपिक से 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना व्यक्त होती है। जिस टॉपिक से 100% क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना व्यक्त होगी, उस टॉपिक पे हम 12th मेंशन कर देंगे ताकि जब आप रिवीजन करेंगे उस समय आपको ये पता चल पाएगा कि किस टॉपिक से 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a given amount of solvent at constant temperature is called solubility। जैसे कि आप एक कंटेनर ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कंटेनर मैंने ले लिया, बर्तन ले लिया। इस कंटेनर में मैंने 1 लीटर वाटर लिया, वन लीटर वाटर जो कि आपका सॉल्वेंट है। इसमें मैंने 100 ग्राम NaCl डाला, इसमें डिजॉल्व हो गया, सोलेबल हो गया। फिर मैंने 100 ग्राम और NaCl इसमें डाला, ये भी डिजॉल्व हो गया, सोलेबल हो गया। सपोज करो, मान लो कि 1 लीटर वाटर में मैक्सिमम 200 ग्राम NaCl सोलेबल हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। मानने बोल रहे हैं, ये नहीं कि 200 ग्राम ही होगा। सपोज कर लिए, सपोज किए हम लोग कि मैक्सिमम 200 ग्राम NaCl 1 लीटर वाटर में सोलेबल हो सकता है। फिर मैंने क्या किया, 100 ग्राम और NaCl ले लिया और वाटर में डाला। वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो ये जो मैंने तीसरा 100 ग्राम NaCl लिया वो सोलेबल नहीं हुआ, वो क्या हो गया, नीचे प्रिसिपिटेट हो गया, यानी कि नीचे बैठ गया सॉल्यूशन में। यानी कि कहा जाए तो सॉल्यूशन से बाहर हो गया, प्रिसिपिटेट, नीचे क्या हो गया, बैठ गया, यानी कि कहा जाए तो सोलेबल नहीं हुआ। तब मैक्सिमम कितना सोलेबल हुआ, 200 ग्राम NaCl। इसलिए डेफिनेशन है the maximum amount of solute dissolve in a given amount of solvent at constant temperature is called solubility। ध्यान दीजिएगा, गिवन बोले, पार्टिकुलर बोले, कांस्टेंट बोले, फिक्स बोले, सब का मतलब कांस्टेंट ही होता है, सब का मतलब फिक्स ही होता है। यानी सॉल्युबिलिटी के लिए आपको टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को फिक्स रखना पड़ेगा और सॉल्यूट को आप डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, जितना तक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा वह उस सॉल्यूशन के सॉल्युबिलिटी की बात हम लोग करेंगे। क्लियर है, समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम कह सकते हैं 200 ग्राम ऑफ NaCl सोलेबल इन 1 लीटर ऑफ वाटर। समझ जाएगा? क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन तो आप समझ गए, यानी कि सॉल्युबिलिटी मेजर करने के लिए सॉल्वेंट के अमाउंट को फिक्स रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ेगा और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है वह कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? आप ये भी कह सकते हो कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolve in 100 ग्राम of solvent
एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। पहला डिफिनेशन हम लोगों ने क्या दिया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन a given amount of solvent at constant temperature is called solubility। हम लोग समझ चुके हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी कि मान लो सॉल्वेंट का वेट है 100 ग्राम, उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट कितना ग्राम डिसॉल्व हो सकता है, वह सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट की बात होगा। क्लियर है? यानी कि मान लो 100 ग्राम सॉल्वेंट में 40 ग्राम मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, तो सॉल्युबिलिटी की जब बात होगी तो वहां पे हम लोग कहेंगे 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए बाबू? क्लियर है? दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इस बेसिस पे आप कह सकते हो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 100। W को आप वेट ऑफ सॉल्यूट मानते हो, W इज द वेट, A आपका सॉल्यूट है, बाय WB वेट ऑफ सॉल्वेंट, W द वेट, B आपका सॉल्वेंट है, इनटू 100। क्योंकि जब हम लोग मास परसेंट पढ़े थे इट मींस दैट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे मैंने आपसे कहा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम of solvent at constant temperature is called solubility of solute। यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम मास डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है, वो उसका सॉल्युबिलिटी मेजर करेगा। जैसा कि मान लो 100 ग्राम में अगर 50 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कहलाएगा 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी का फार्मूला इस बेसिस पे हम लोगों ने देखा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 100, W बाय WB इनटू 100। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या सारे सॉल्यूट सारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। यानी कि पार्टिकुलर सॉल्यूट पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, यानी कि सारे सॉल्यूट को हम किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी कि सॉल्यूट के लिए भी सॉल्वेंट का क्राइटेरिया फिक्स होगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब यह हुआ बाबू, पोलर कंपाउंड का नाम तो आप सुने होंगे। पोलर किसे कहा जाता है? जो पोलराइज हो जाए, टूटे तो चार्ज क्रिएट हो, जैसे NaCl, Na+Cl- वाटर H+OH- पोलर है। यानी कि कहा जाता, आप ये पढ़े होंगे कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में मिलेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो वह कंपाउंड पोलर कहलाएगा। और जब दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में मिलेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तब वह नॉन पोलर होगा। बेसिकली ये आप जानते हैं। क्लियर है? तो जैसे हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सेम नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होना चाहिए। इसका मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व जिस सॉल्वेंट में होगा उस सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? सेम। इसका मीनिंग क्या होगा बाबू कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। इसका मीनिंग क्या होगा बाबू? पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप ये कर सकते हो लाइक डिसॉल्व इन लाइक। क्लियर है? एक जैसा सॉल्यूट एक जैसा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। समझ गए? जनरली एक ट्रिक मैं बताता हूं चैप्टर के लिए, ध्यान दीजिएगा। जितने आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो पोलर सॉल्यूट कहलाएंगे और जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाएंगे और वाटर जो आपका होगा वो पोलर सॉल्वेंट होगा। ट्रिक सीखो क्वेश्चन बनाने के लिए। जितने सारे आयनिक कंपाउंड होंगे सब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बनेंगे। क्यों? आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच बनता है। तो जितने सारे आयनिक कंपाउंड होंगे वो पोलर सॉल्यूट कहलाएंगे और जितने सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाएंगे और वाटर को हम लोग बेटर पोलर सॉल्वेंट कहेंगे क्योंकि वाटर H+OH- और वाटर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बना है जो कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है
जितने आयनिक कंपाउंड्स होंगे सारे पोलर सॉल्यूट होंगे, जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे, और वाटर जो होंगे आपका वो पोलर सॉल्वेंट होंगे। क्लियर है? तो टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड ऑन। अब हम लोगों का टॉपिक आ गया सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बिल्कुल सही, यानी कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट का मतलब आयनिक कंपाउंड, पोलर सॉल्वेंट वाटर, नॉन पोलर सॉल्यूट का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर? समझ गए? अब बच्चे हमसे कहेंगे कि सर NaCl वाटर में डिजॉल्व क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, NaCl Na+Cl के मिलने से बनता है। Na+Cl माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। जब वाटर में जाएगा H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में देखा जाए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इस पे डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आता है, लेस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जो है O माइनस Na+ को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और H+Cl माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, इसके बीच फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब O माइनस Na+ को खींचेगा और H+Cl माइनस को खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, Na+Cl माइनस टूट जाएगा और NaCl वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि NaCl वाटर में डिजॉल्व इसलिए हो रहा है कि NaCl पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो पोलर डिजॉल्व इन पोलर। इसका वजह यह होता है बाबू, वाटर मॉलिक्यूल में जो स्पीशीज है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और NaCl में जो स्पीशीज है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों क्या होना चाहिए? सिमिलर। यानी कि कहा जाए सॉल्यूट में जो स्पीशीज है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्वेंट में जो स्पीशीज है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सिमिलर होगा तभी जाके सोलेबल होगा, अदरवाइज सोलेबल नहीं होगा। समझ गए बाबू? यानी कि कहा जाए पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट क्लियर। टेम्परेचर, जैसा कि आप जानते हैं एक कंटेनर है, इसमें आप सॉल्यूट को डाल दीजिए, फिर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, आप सॉल्यूट को डाल दिए, डिजॉल्व हो गया। और जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी कि और सॉल्यूट को आप उसमें डिजॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लो समथिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और सॉल्यूट को इसमें हम डिजॉल्व कर सकते हैं, तो यह सॉल्यूट का सॉलिबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी कि कहा जाता है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। प्रेशर, सॉलिड को जब हम लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉलिड इनकंप्रेसिबल होता है, तो प्रेशर का जनरली कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डालेंगे तो गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, तो इफेक्ट होगा। क्योंकि आप देखते होंगे कोल्ड ड्रिंक्स बोतल में CO2 गैस को हाई प्रेशर के साथ डिजॉल्व किया जाता है टेस्ट लाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि गैसेज डिजॉल्व इन लिक्विड, जैसे भी गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा विथ हाई प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी गैस का लिक्विड में इंक्रीज करेगा। सारा हम डिस्कस करेंगे, आप इसको लिखिए। फिर हम लोग ये देखते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट होगा, इसको लिखा जाए। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलालिटी। सॉल्युबिलिटी एंड मोलालिटी का रिलेशन हम देख रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। सॉल्युबिलिटी इक्वल टू द, अभी आपने पढ़ा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 100। W वेट ऑफ सॉल्यूट है आपका,
W वेट ऑफ सॉल्वेंट है किस में, ग्राम में, वेट ऑफ फ्लूइड किस में, ग्राम में, इनटू 100। मोलालिटी बराबर आप क्या जानते हो बता दो, मोलालिटी बराबर आपने क्या पढ़ा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट को डब्ल्यू कहते हैं, बाय मॉलिक्यूलर वेट एम ए, किसका, सॉल्यूट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डब्ल्यू ए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग मोल कहते हैं, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू इन ग्राम। लेकिन यहाँ पे ग्राम में है डाटा, इसलिए हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। तो मोलालिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट है डब्ल्यू ए, मॉलिक्यूलर वेट एम ए, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करें, केजी में जाएगा, 1000 प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब देखो डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू 100, इसको 1000 को 100 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्लियर है। डब्ल्यू ए बटे एम ए मोल बाय डब्ल्यू बी और 100 इंटू 10,000, तो डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी इंटू 100, डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी इंटू 100, ध्यान दो डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी इंटू 100, डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी इंटू 100 को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी इंटू 10 बाय एम ए, एम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मोलालिटी का रिलेशन सॉल्युबिलिटी से क्या होगा, मोलालिटी इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी इंटू 10 बाय एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिखा जाए। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें आएगा आपका हेनरी लॉ। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉल्यूट आपका सॉलिड है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, जिसको आपने कहा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे सॉल्यूट सारे सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होंगे और सारे सॉल्वेंट जो है सारे सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकता है। इसका वजह यह है बाबू कि वही सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा जब दोनों सेम नेचर का होगा, यानी कि पोलर डिजॉल्व इन पोलर और नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दी पोलर सॉल्यूट है तो सॉल्यूट में जो पार्टिकल्स है उसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट भी पोलर है उसमें भी जो पार्टिकल्स है उसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों का अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, सिमिलर। और सॉल्यूट सॉल्वेंट जो मिलेगा उसमें भी जो दोनों के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, सिमिलर, तभी सोलेबल होगा, अदरवाइज सोलेबल नहीं होगा। तो आइए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड, सॉल्यूट इज द सॉलिड, सॉल्वेंट इज द लिक्विड, पोलर सॉल्यूट। हमने ट्रिक बताया आपको चैप्टर के लिए, क्या ट्रिक बताया इधर आओ, आयोनिक कंपाउंड इज पोलर सॉल्यूट, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के मिलने से आयनिक बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। द ट्रिक इस चैप्टर के लिए क्या, ध्यान दीजिए, आयोनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो पोलर सॉल्यूट होंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे। वाटर जो होगा आपका पोलर सॉल्वेंट होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। इसको आप ध्यान दीजिए, क्लियर है। आइए, तो पोलर सॉल्यूट आर सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट, दोनों सेम नेचर का है, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट आर सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दोनों सेम नेचर का है सॉल्यूट सॉल्वेंट, ड्यू टू सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जांपल, आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग पोलर सॉल्यूट कहेंगे, आर सोलेबल इन वाटर, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, कैसे, H प्लस ओ H माइनस, ऐसे भी वाटर दो एलिमेंट से मिलने से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैंने बताया था आपको एक डायग्राम बना के NaCl वाटर को लेकर के,
आयनिक कंपाउंड्स में आप NaCl, KCl, MgCl2, CH2, EtC ले सकते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड इज द पोलर सॉल्यूट, वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द नॉन पोलर सॉल्यूट और ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझ गए बाबू? इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया आयोनिक कंपाउंड्स, यानी कि पोलर सॉल्यूट आर इनसोलेबल, सोलेबल नहीं होगा इन किस में? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया कि पोलर सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में सोलेबल होगा, सेम नेचर का होना चाहिए, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलेबल होगा। ट्रिक क्या है? आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्यूट कहलाएंगे क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मिलने से आयनिक बॉन्ड बनता है, और वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट कहलाएगा, H+ और H-, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से वाटर बनता है, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कहलाएंगे। इससे बेंजीन आपका लिक्विड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका लिक्विड है, ईथर आपका लिक्विड है, ये आपका सॉल्वेंट कहलाएगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसे CCl4 जो है कार्बन और क्लोरीन दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, इसलिए यह नॉन पोलर होता है, जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। क्लियर है? तो आयोनिक कंपाउंड यानी पोलर सॉल्यूट आर इनसोलेबल इन organic solvent in non-polar solvent because they do not ionize in organic solvent यानी non-polar solvent। आयनिक कंपाउंड जो है यानी पोलर सॉल्यूट जो है वह सोलेबल नहीं होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, EtC, क्योंकि आयनिक कंपाउंड यानी पोलर सॉल्यूट जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आयोनाइज नहीं होता। ऐसा क्यों? Because they do not have similar intermolecular force of attraction, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड यानी पोलर सॉल्यूट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों के बीच सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इस वजह से सॉल्युबल नहीं होगा। ये लाइन 12th में आएगा, 1 पॉइंट नोट ध्यान दीजिएगा, 12th बोर्ड में पूछा जाएगा। शुगर, ग्लूकोज, एल्कोहल, यूरिया, ये जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आर सोलेबल इन वाटर यानी कि पोलर सॉल्वेंट, ये तो नॉन पोलर सॉल्यूट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्यूट होता है, मैंने अभी आपको बताया। ये वाटर में सोलेबल है, पोलर सॉल्वेंट सोलेबल नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज दे फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो पूछेगा एल्कोहल, यूरिया, ग्लूकोज, EtC आर सोलेबल इन वाटर, व्हाई? तो बोलना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान दो, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कहा जाता है, या दो मॉलिक्यूल के बीच बनता है। जैसे कि HF एक आपका मॉलिक्यूल है, H और F के बीच सिंगल बॉन्ड है, कोवालेंट बॉन्ड। यहाँ भी HF आपका मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड है, कोवालेंट बॉन्ड है। यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इसका मतलब यह है हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बनेगा, चाहे वो फ्लोरीन के साथ बने या नाइट्रोजन के साथ बने या ऑक्सीजन के साथ बने। जब भी बनेगा हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच। क्लियर है? समझ गए? यानी कि चीनी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ग्लूकोज एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा हम आपको बताएंगे, टेंशन आप ले लीजिए। समझ गए? तो इसका रीजन यह होगा, और इसको आप रिमार्केबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको लिखिए और हम कुछ आपको बताएंगे। लिखा जाए इसको, जैसे कि आप कैम्फर को ले लीजिए, कपूर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, EtC, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसे हम लोग नॉन पोलर सॉल्यूट कहेंगे। आर डू नॉट सोलेबल इन वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट। अभी हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज, शुगर,
एल्कोहल, ये वाटर में सोलेबल है, जबकि ये नॉन पोलर सॉल्यूट है। वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है तब पर भी सोलेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड लिया, कैम्फर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट है, do not soluble in water polar solvent because they do not form hydrogen bond with water molecule, यही रीजन होगा इसका। बट लेकिन these compounds यानी कि कैम्फर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नैप्थलीन, एंथ्रासीन आर soluble in organic solvent यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन आप पढ़ रहे हो तो आप ले लो सॉलिड, आपका सॉल्यूट हो जाएगा और लिक्विड आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्यूशन आपका बनेगा। तो जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा आपका सॉल्यूशन बनेगा। Because solvent determine the physical state of solution. सॉल्वेंट अगर ये लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड होगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकलेगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। यानी कि जब हम सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे दो फिनोमिनन हमको देखने को मिलेगा, डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकलेगा दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो मैंने लिखा व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू ए लिक्विड सॉल्वेंट, ऐसा सम मींस कुछ सॉल्यूट इज डिसॉल्व होगा and its concentration increases। concentration बराबर होता है amount of solute by total volume solution liter। तो solution का जो concentration है amount of solute और total volume of solution पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मीनिंग यह है कि जैसे आप solute को उसमें डिसॉल्व करेंगे तो उसका concentration क्या होगा, इंक्रीज करेगा। concentration directly proportional to the number of moles of solute, amount of solute। तो सॉल्यूट का अमाउंट जब डिसॉल्व होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। क्लियर है, समझ गए बाबू? यानी कि सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको लिखे छोटू, फिर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि जब आप सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, सम सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होगा और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। क्लियर दैट? उसके बाद क्या होगा, सो देखो, एंड सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विथ ईच अदर। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेगा और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होगा। जो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हुआ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। क्यों? सॉल्यूट पार्टिकल के डिसॉल्व होने की वजह से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। क्लियर दैट? इस प्रोसेस को हम लोग डिसॉल्यूशन कहेंगे। और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जैसा कि मैंने लिखा, एंड सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड मींस टकराना विथ ईच अदर एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपसे कहा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बन गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर हो जाएगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। वही मैंने यहां पे मेंशन किया। क्लियर दैट? ए स्टेज इज रिच्ड, एक ऐसा स्टेज आएगा
टू प्रोसेस अकर्स एट सेम रेट, यानी जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उतना सॉल्यूट सॉल्यूशन से बाहर भी निकलेगा। दोनों सेम रेट से, दोनों सेम स्पीड से। आप रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पढ़े, रेट को आप जनरली स्पीड भी कहते हैं। तो मैंने मेंशन किया यह स्टेज इज एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन टू प्रोसेस अकर्स एट सेम रेट, यानी जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उतना सॉल्यूट सॉल्यूशन से बाहर भी निकलेगा, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ये छोटू आपका इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। क्लियर है? यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाए सॉल्यूशन बना। सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड होगा बिकॉज सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाए सॉल्यूशन बना, दैट प्रोसेस कॉल्ड डिसोल्यूशन। फिर सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकल गया, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अगर ये दोनों सेम स्पीड से होता है, सेम रेट से होता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसलिए यह स्टेट को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और ये आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। और सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकला, दैट प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और ध्यान देना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पे इंथैल्पी की बात होगी, या तो हीट रिलीज होगा या तो हीट एब्जॉर्ब होगा। जब हीट रिलीज होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इंथैल्पी नेगेटिव जाएगा। जब हीट एब्जॉर्ब होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इंथैल्पी पॉजिटिव जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे, फिर अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। क्लियर है? तो आप इसको लिखिए, हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने ये देखा कि हम सॉलिड लिए थे और सॉल्वेंट लिक्विड, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन क्या होगा आपका लिक्विड, क्योंकि सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला सॉल्यूशन बना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। और सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकलेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अगर ये दोनों सेम रेट से, सेम स्पीड से होता हो, दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे छोटे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर के घटने बढ़ने से सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा जनरली। लेकिन यहां पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात आएगी, यहां पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, इफ डी सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाए सॉल्यूशन बना, एज एंडोथर्मिक यानी कि डेल एस सॉल्यूशन इक्वल टू द पॉजिटिव, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगा, जैसा कि आप जानते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, जो कि इक्विलिब्रियम में पढ़ना है आपको, अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, अगर दी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलेगा तो सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। और सॉल्यूशन से सॉल्यूट सॉल्वेंट आया, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, अगर दी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाएंगे बनेगा सॉल्यूशन, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। इफ डी सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, अगर दी डेल एच निगेटिव हो, डेल एच बराबर निगेटिव,
उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू ली चार्टलर प्रिंसिपल जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकलेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। किसके लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इफ द सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक दैट इज देयर सॉल्यूशन इक्वल टू द नेगेटिव solubility of solid in liquid inversely proportional to the temperature। समझ गए बाबू? कोई दिक्कत? टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड जो होता है हाईली इनकम्प्रेसेबल होता है, उसको आप दबा नहीं सकते हो। तो सॉलिड को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे तो प्रेशर के घटने बढ़ने से सॉलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज सॉलिड आर हाईली इनकम्प्रेसेबल, उसको कंप्रेस करना आसान नहीं है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बिकॉज सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसेबल। समझ गए छोटू? कोई दिक्कत? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में यहां पे मैंने स्टार लगा दिया ताकि डिफरेंट था आपके लिए। और यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो सारे बच्चे जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भी बढ़ेगा। क्लियर दैट? लेकिन यहाँ पे डी सॉल्यूशन के केस में अगर ये एक्सोथर्मिक होगा उस कंडीशन में टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड अकॉर्डिंग टू द ली चार्टलर प्रिंसिपल। इसको लिखिए, फिर हम लोग आप पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्यूट आपका गैस है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिक्विड। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाए सॉल्यूशन बना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। और सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकलेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हम लोग बारीकी से समझ चुके हैं। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं बाबू कि जब आप सॉल्यूट गैस लोगे और सॉल्वेंट यानी लिक्विड में डिजॉल्व करोगे तब सॉल्युबिलिटी का हम लोग स्टडी किस प्रकार से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा। गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ETC, जिसको हम मार्क करेंगे उसको ध्यान देना है क्योंकि वो एनसीईआरटी से बिलोंग रहेगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को आप पॉइंट नोटेड। गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ETC, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मैंने मार्क किया, आर लेस सोलेबल इन वाटर बट गैसेज लाइक CO2, NH3, HCl, आप NH3, HCl को पकड़ लीजिए, कंपटीशन में पूछा जाएगा। CO2, NH3, HCl, ETC are highly soluble in water because they react chemically with water। जिसको हम मार्क करेंगे उसी से डाटा सहित क्वेश्चन लड़ेगा, पॉइंट नोटेड। इसके अलावा कोई गैस एग्जाम्पल में नहीं आएगा, कह दिया तो कह दिया, क्वेश्चन बैंक आप जाके देख सकते हैं। यानी गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पकड़िएगा। ETC आर लेस सोलेबल इन वाटर, कम सोलेबल है वाटर में, बट गैसेज लाइक CO2, NH3, HCl, NH3, HCl को पकड़िएगा। ETC आर हाईली सोलेबल इन वाटर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? बिकॉज दे रिएक्ट केमिकली विथ वाटर, यानी वह गैस वाटर में ज्यादा सोलेबल होगा जो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा। क्लियर दैट? अब बच्चे हमसे कहेंगे कि सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कौन सा गैस केमिकल रिएक्शन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट, द लाइटर गैस, लाइटर मीन्स हल्का, रिएक्ट केमिकली विथ वाटर। पकड़ने का सिंपल तरीका, जो लाइटर गैस होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करेंगे। द मोस्ट सोलेबल गैसेज आर दोज विच केमिकली रिएक्ट विथ लिक्विड सॉल्वेंट। वही गैस ज्यादा सोलेबल होता है जो लिक्विड सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2
ATCR ग्रेटर इन इथेनॉल, इथेनॉल आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, देन वाटर, यानी ज्यादा किसमें होगा इथेनॉल, देन वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी में भी हम लोग देखेंगे इफेक्ट पड़ता है। बट सॉल्युबिलिटी ऑफ Na3H2S आर ग्रेटर इन वाटर देन इथेनॉल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा और नोट के दोनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। क्लियर है? इसको लिखिए, अब हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम लोग ये देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव जंतु जो होते हैं, वो कोल्ड वाटर में अपने आप को ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं कंपैरिजन विद वार्म वाटर, सुसुम पानी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व ज्यादा रहता है कंपैरिजन विद वार्म वाटर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से गैस का सॉलिबिलिटी जो है लिक्विड में वो क्या होगा, घटेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में क्या होगा, घटेगा। इस वजह से जितने जलीय जीव जंतु एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में अपने आप को ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं कंपैरिजन विद वार्म वाटर, बिकॉज कोल्ड वाटर कंटेन मोर डिजॉल्विंग ऑक्सीजन। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने लगता है, यानी कि कहा जाए तो ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगा, घटेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में घटेगा। पहला, एक्वाटिक स्पीशीज, जलीय जीव जंतु आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ऐसा क्यों? देन वार्म वाटर, बिकॉज कोल्ड वाटर कंटेन मोर डिजॉल्विंग ऑक्सीजन। दूसरी बात, एक एक्सेप्शन है, सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड इनर्ट गैस इन नॉन एक्वस वाटर को छोड़ करके, सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। इस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ता है, लेकिन नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। लेकिन जब भी हम वाटर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो वाटर के केस में सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। When a gas is dissolved in liquid solvent, heat is liberated। जब आप किसी भी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो तो हीट रिलीज होता है, हीट लिबरेट होता है, यानी एंथैल्पी नेगेटिव जाएगा। सो आप कह सकते हो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। और जब सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होगा उस कंडीशन में एक्सो इंडो दोनों की बात हो रही थी, तो यहां पे हमने क्या बोला, जब गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है तो हीट रिलीज हो रहा है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। दी सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हो ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन बनेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। और जब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बाहर निकलेगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये समझ गए? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आप इसे लिखिए। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे छोटे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड लिया और इसमें गैसियस मॉलिक्यूल को डाल दिया। यहां पे मैंने इसको पिस्टन से पैक कर दिया।
W1 ग्राम से प्रेशर लगाया, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे किसमें, वाटर में। यानी कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ेगा। अब एक और आप प्रेशर ले लो W2 ग्राम से, फिर प्रेशर लगाओ और सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट को हेनरी ने किया था, यानी कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड सॉल्वेंट है और गैस को हम डाल रहे हैं। जितना ज्यादा प्रेशर से गैस को डालेंगे उतना ज्यादा गैस लिक्विड में क्या होगा, सोलेबल होगा। तो आप कह सकते हो कि solubility of gas in liquid directly proportional to the pressure. Clear that? Effect of pressure on solubility of gas in liquid is governed by Henry law. एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हेनरी ने किया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ, 12th बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम दो टर्म में डिस्कस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ solubility, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कॉमन डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में आपको लिखना है। In terms of solubility, according to Henry law, at constant temperature, टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है क्योंकि टेम्परेचर solubility of gas लिक्विड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर फिक्स रखिए आप। जब भी किसी का रिलेशन देखना हो तो एक को आपको फिक्स रखना पड़ेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट देखना है, प्रेशर को फिक्स रखिए। प्रेशर डिपेंडेंट देखना है तो टेम्परेचर को फिक्स रखिए। According to Henry law, at constant temperature, the solubility of a gas in a liquid, a gas molecule liquid solubility is directly proportional to the partial pressure. partial pressure का मतलब होता है छोटे इंडिविजुअल प्रेशर। मान लो यहाँ पे हम गैस के मॉलिक्यूल में ले लिए, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है। एक सॉल्यूशन है, मान लो उसमें दो गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन गैस का अलग प्रेशर होगा, ऑक्सीजन गैस का अलग प्रेशर होगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड इंडिविजुअल प्रेशर और दैट प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। और नाइट्रोजन गैस का प्रेशर और ऑक्सीजन गैस के प्रेशर दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर कहलाएगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्यूशन का प्रेशर। यानी कि इंडिविजुअल गैस का प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहेंगे और टोटल प्रेशर की बात होगी सॉल्यूशन का प्रेशर कहलाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पार्शियल प्रेशर का रहा है, नाइट्रोजन का प्रेशर अलग से देखेंगे, ऑक्सीजन का प्रेशर हम लोग अलग से लेंगे। क्लियर है? जैसे कि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1 atm। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78% नेचर में है और ऑक्सीजन 21% है। तो हम लोग नाइट्रोजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 79 ले लो, 79% और ये 21%। तो इसका हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.79 atm लेंगे, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.21 atm लेंगे। क्लियर है? इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid या solution। जिस प्रेशर से आप दबा रहे हो यानी कि गैस जो है लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, इस चीज को मैंने आप मेंशन किया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। क्लियर है? ये हमारा जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन किसके टर्म में है, सॉल्युबिलिटी के टर्म में है। तो बेसिकली हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure यानी कि individual pressure of the gas present above the surface of liquid और solution। इसको आप लिखिए। अब हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ in terms of mole fraction। According to Dalton's partial pressure of the gas in solution is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution। यानी कि आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू डाल्टन
पार्शियल प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी डाल्टन साहब के अनुसार पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। इस बेसिस पे हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोस्ट कॉमन डिफिनेशन। 12th बोर्ड में आपको यही डिफिनेशन लिखना है और इसी डिफिनेशन से जो फार्मूला आएगा उसी से हम लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज को मैंने P माना, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस यानी X इन द सॉल्यूशन। तो आप कह सकते हो कि P प्रोपोर्शनल X, पॉजिटिव हटेगा कांस्टेंट आएगा P बराबर KH इंटू X, जहां पे छोटे आपका P पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस और KH आपका है हेनरी कांस्टेंट, X है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो P प्रोपोर्शनल X, प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट P बराबर KH इंटू X, जहां पे KH है आपका हेनरी कांस्टेंट, X है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, P है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। ध्यान दीजिएगा KH जो आपका हेनरी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़े थे PV इक्वल टू द NRT आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यानी कि द वैल्यू ऑफ R इज सेम फॉर ऑल गैसेस। लेकिन ये हेनरी जो कांस्टेंट KH है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यानी कि KH का वैल्यू टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, यानी कि अलग अलग गैस के लिए KH का वैल्यू अलग अलग होगा और अलग अलग टेम्परेचर पे KH का वैल्यू अलग अलग होगा, जैसा कि अभी हम आपको बताएंगे। आप इसको लिखिए, फिर हम लोग इस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये बताएंगे KH का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा। इसको लिखा जाए बाबू। जैसा कि मैंने अभी बताया छोटे आपको कि हेनरी कांस्टेंट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसी को मैंने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा हेनरी कांस्टेंट इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि इसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा, हर गैस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए KH का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा और इसका वैल्यू जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। जैसा कि ये देखा गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के लिए एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के लिए जब टेम्परेचर बढ़ा तो KH का वैल्यू भी बढ़ा। तो मैंने लिखा KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वेरी रिमार्केबल पॉइंट। इससे क्वेश्चन हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। कैसे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और KH टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर अगर हम टेम्परेचर वर्ड मेंशन करें आपको समझाने के लिए, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है टेम्परेचर का अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और KH टेम्परेचर का डायरेक्टली है, तो KH और टेम्परेचर डायरेक्टली हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर और KH अगर ये डायरेक्टली है तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड इनवर्सली है। यहाँ पे आप कह सकते हो छोटो कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। KH का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड घटेगा। KH के वैल्यू से हम बता देंगे कौन सा गैस ज्यादा सोलेबल है और कौन सा गैस कम सोलेबल है। आइए अभी हम लोगों ने पढ़ा P इक्वल टू द KH इंटू X मोल फ्रैक्शन। यह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c। ओरिजिन से गुजरेगा अगर ये एंगल थीटा है तो KH टू द tan थीटा, स्लोप होगा KH। ग्राफ है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? समझ गए? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c। आ जाओ छोटो, दैट इज कॉल्ड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा P बराबर KH इंटू X। X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। लेट मोल्स ऑफ गैस इन वाटर मैंने Na मान लिया।
मोल्स ऑफ वाटर मान लिया एनबी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, मोल्स ऑफ गैस बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू द मोल्स ऑफ गैस Na बाय मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, वाटर का मोल बहुत ज्यादा है, किससे, गैस के मोल से। यहां से हम लोग Na को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हम लोग का फाइनल फार्मूला आएगा P इक्वल टू द KH इंटू Na बाय NB। इसी फार्मूला से हम लोग नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल बनाएंगे हेनरी लॉ का। आज आपका हेनरी लॉ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद हम लोग राउल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप पूरा हेनरी लॉ सॉलिडिटी को रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो आप मेरे साथ प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद हम लोग राउल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और मन लगा के पढ़ें। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।